एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर ऑटो 24/7। आई एम प्रतिभा शर्मा और आप मेरे साथ कर रहे हो फाउंडेशन क्लासेस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड इट इज लेक्चर नंबर 4। अगर हम देखें कि लेक्चर नंबर 4 के पहले हमने क्या किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी की थी, देन हमने सब डिवीजन की थी जीन की और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि मेंडल के आने से पहले, मेंडल के जो लॉज थे, जो रियल जेनेटिक्स थी, उसके आने से पहले कौन कौन सी थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, नेचुरलिस्ट ने दी, राइट। अब वो थ्योरीज जो थी वो कुछ गलत थी, कुछ सही भी थी, कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी थी, लेकिन फाइनली मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उन्होंने अपना जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाया और बताया कि एक्चुअल में जेनेटिक्स क्या है, राइट। इसीलिए जो मेंडल है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, आपको अच्छे से पता है। हालांकि इनके मरने के बाद इनको ये औहदा जो है मिला, जब तक ये जीवित थे अपने जो जीवन काल में इनको ये नहीं पता था कि इनका काम जो है वो इतना सराहा जाएगा कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। हम उन्हीं मेंडल के बारे में जो है आज पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर है मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल ने एक्चुअल में जेनेटिक्स में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए, कौन कौन से लॉ दिए। अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल जो है एक मैथमेटिशियन थे जो कि एक मॉन्क बन गए। ऑस्ट्रिया से ये थे, इनको ऑस्ट्रियन मॉन्क बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने जो काम किया वो था डिफरेंट लॉज। अब लॉज में भी देखा जाए तो जो क्लासिकल जेनेटिक है उसमें दो लॉज माने जाते हैं कि जो मेंडल है उन्होंने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है, उसको अब एज अ लॉ जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही करना है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बेसिकली दो है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो है पी पे काम किया था। जो हमारे मेंडल थे उन्होंने गार्डन पी को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने पी को ही क्यों चूज किया, ठीक है, और कौन कौन से ट्रेड, कौन कौन से करेक्टर्स को चूज किया मेंडल ने अपनी स्टडी में, ये सब हमारा जो है फोकस रहेगा। तो अगर हम मेंडल की बात करें, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1856 में। ईयर 1856 में उन्होंने अपना काम शुरू किया था, ठीक है। 1863 तक उन्होंने ये काम किया एंड 1866 में उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया एक पेपर में, ठीक है। अब वो काम जो है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली 1900 तक, ठीक है। 1900 ही वो ईयर था जहां पर तीन डिफरेंट अलग अलग लोगों ने, ऐसा नहीं था कि वो तीनों एक ही जगह पे रहते थे, तीन अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से स्टडी किया और उसको कंबाइन करके बोला कि नहीं, मेंडल के जो लॉज थे वो सही थे। उन्होंने रीडिस्कवरी की मेंडल के लॉज की, ठीक है। वो थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है, शर्मक एंड ह्यूगो डी वराइस। उन तीनों ने क्या किया, रीडिस्कवरी की मेंडल के लॉज की। अब हम शुरुआत करते हैं कि मेंडल ने मटर को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया। तो पहला अगर हम बात करें, पी एक एनुअल प्लांट है, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। जब हम एनुअल प्लांट की बात करते हैं, एनुअल मतलब सीजनल प्लांट है ना, एक सीजन में खत्म हो जाता है। इसका एक सीजन भी 2 से 3 महीने में जो है वो खत्म हो सकता है कुछ वेराइटीज का। तो इसीलिए जो मेंडल है उन्होंने पी को सेलेक्ट किया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल पाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फाइंडिंग्स कर सके, राइट। ओके, सो नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें, पी हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का मतलब होता है कि उसमें क्लियर कट हम देख पा रहे थे कि उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं और एक पर्पल कलर के फ्लावर है, ठीक है। उसका एक सीड राउंड है, एक रिंकल्ड है, साफ साफ हम देख पा रहे थे विजिबल करेक्टर्स ब्लैक और व्हाइट में, ठीक है, यस और नो में। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लियर कट हम सारे करेक्टर्स को देख पा रहे थे। तो उसके अंदर वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे जिसने जो है वो एक रीजन दिया मेंडल को कि वो मटर को चूज करे।
अगर हम तीसरे रीजन की बात करें, दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसमें कील फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 0% नेचुरल क्रॉसिंग के चांसेस है, तो हम अपनी आर्टिफिशियल क्रॉसिंग बिना किसी रुकावट के अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एक ये रीजन था। अब अगले रीजन की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो परफॉर्म हो सकती है आर्टिफिशियली बिना किसी रुकावट के, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है, कील फॉर्मेशन है, उसमें चांसेस नहीं है कि नेचुरल क्रॉसिंग जो है वो बाहर से कोई कर दे, ठीक है, हम आर्टिफिशियली ही इसमें करवा सकते हैं। अगर नेक्स्ट रीजन की बात करें, इट इज इजी टू कल्टीवेट, ठीक है, जो मटर होता है उसकी कोई नर्सरी नहीं लगती है, ना ही इसमें इतनी ज्यादा बीमारियां लगती हैं, इसको कल्टीवेट करना इजी है, बोल्ड सीड, इसके मोटे सीड होते हैं, और डायरेक्ट सीड से हम इसका जो डायरेक्ट सोइंग से हम इसका जो कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं, ये भी एक रीजन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले रीजन की बात करें, तो एक रीजन ये भी था बेटा कि जो मटर है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड में भी उसमें क्लिस्टोगैमी प्रेजेंट होती है, मतलब इसका फ्लावर ओपन ही नहीं होता, ठीक है, चाहे पॉलिनेशन हो चाहे फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करें मेंडल ने कितने ट्रेड्स, ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने कितने ट्रेड्स जो है, कितने करेक्टर्स जो है वो स्टडी किए, तो मेंडल ने टोटल 14 करेक्टर्स को स्टडी किया, उन्हीं 14 करेक्टर्स को 7 पेयर्स बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा कि कितने जो करेक्टर्स हैं उनको स्टडी किया, तो टोटल 14 करेक्टर्स थे। अगर आपसे पूछा गया कि कितने पेयर्स को किया, देन इट्स 7 पेयर, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कौन से वो पेयर थे। तो पहला हम देखें सीड शेप। सीड शेप बेटा या तो राउंड होती है, गोल होती है, या तो रिंकल्ड होती है ना। तो हम सीड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी क्रॉप जो है ग्रो कराते हैं, सीड हमें चाहिए होता है, तो उस सीड के कौन कौन से करेक्टर लिए, सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड, और सीड का कलर, सीड का कलर येलो और ग्रीन था, राइट। उसके बाद अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल और व्हाइट था। अगर हम पॉड के शेप की बात करें तो वो इन्फ्लेटेड था और उसके साथ साथ कॉन्ट्रिक्टेड था, ठीक है। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो, यहाँ पे उल्टा हो गया है, जो ग्रीन है वो आपका डोमिनेट है, येलो जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। फ्लावर के पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सियल, एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा, टर्मिनल होता है, एक एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब साइड साइड में लगे हैं फूल, ठीक है, टर्मिनल मतलब सिर्फ एक फूल लगा है लास्ट में, ठीक है। तो एक्सियल और टर्मिनल इसकी फ्लावर पोजीशन होती है। अगर हम बात करें स्टेम के हाइट की, तो ये तो यूनिवर्सल वाला है, मोनोहाइब्रिड में इसी को यूज करते हैं, टॉल और डवार्फ, ठीक है, टॉल और डवार्फ होता है आपका प्लांट हाइट। तो ये 7 करेक्टर थे, और ये जो 7th है, 1st है, 4th है, ये क्रोमोसोम नंबर है, कि ये जो जीन है, सीड शेप की जीन है, वो 7th क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट थी, ठीक है। सीड कलर और फ्लावर कलर फर्स्ट पे प्रेजेंट थे, फिर भी मेंडल को लिंकेज का सामना नहीं करना पड़ा। लिंकेज क्या होता है, जब क्लोजली रिलेटेड जीन के पास टेंडेंसी होती है कि वो साथ साथ में रहें, ठीक है, क्लोज रहें, उस टेंडेंसी को बोला जाता है लिंकेज, जो कि आपका पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था, है ना। मेंडल ने ये नहीं दिया, बाद में इसको किसने दिया, बेटसन ने इस लिंकेज को प्लांट्स में स्टडी किया, एंड मॉर्गन ने इस लिंकेज को एनिमल में स्टडी किया, ड्रोसोफिला में स्टडी किया, राइट। अब हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने लॉज जो दिए थे वो थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस अगेन एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जो मेंडल ने लॉ दिए वो थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बोला गया कि जब टू homozygous individual with one or more set of contrasting characters are crossed, क्या बोला इसमें कि जब टू होमोजाइगस, अब आपने अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा कि होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस होता है कैपिटल टी या स्मॉल टी, मतलब सेम एलील के साथ। तो जब बोला गया टू होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तब क्या होता है, करेक्टर्स दैट अपीयर इन F1, वो करेक्टर जो F1 में शो होगा, अपीयर होगा, उसको बोलेंगे डोमिनेट, ठीक है, और जो शो नहीं होगा उसको बोलेंगे रिसेसिव।
तब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखो क्या बोला, व्हेन टू होमोजाइगस रिसेसिव ठीक है पेरेंट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, ठीक है, ये है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट और ये है होमोजाइगस रिसेसिव। कैसे पता चला, बोला कि जब F1 में जब इनका F1 बनेगा तो जो अपने आप को शो करेगा, ये था टॉल और ये था डवार्फ, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या दिखाएगा बेटा, टॉल दिखाएगा, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप टॉल दिखाएगा। तो किसका फिनोटाइप दिखा, कैपिटल टी का दिखा, है ना। तो ये आपका डोमिनेंट एलील होगी और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील होगी जो F1 में अपीयर नहीं हुई, ठीक है। तो इतनी सी बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो बेटा सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। जहां पर भी आप सेग्रीगेशन वर्ड देखोगे, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना। तो बेटा जब भी आपके सामने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आए, आप सोचना मैम ने बताया था सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, है ना। किसका सेपरेशन, किसका सेपरेशन होगा यहां पर, एलील्स का सेपरेशन होगा। कब होगा, जब गैमीट बनेंगे। क्यों होगा, क्योंकि गैमीट की प्योरिटी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि वेट, इट स्टेट्स दैट टू एलील्स कोडिंग फॉर द सेम ट्रेड। कौन सी टू एलील्स की बात हो रही है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। बोला टू एलील्स, है ना, टू एलील्स जो कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कोडिंग फॉर द सेम ट्रेड। कौन सा सेम ट्रेड बेटा, प्लांट हाइट, है ना, जो कोडिंग फॉर द सेम ट्रेड रिमेन टूगेदर। देखो F1 में आपका क्या रहता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी रहते हैं विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड, ठीक है, कोई कंटेमिनेशन नहीं होती है। अपना उन्होंने जुगाड़ कर लिया कि भाई तू शो हो जा, तू टॉल शो हो जा, मैं नहीं शो होऊंगा, ठीक है, उन्होंने कर लिया अपना बंदोबस्त। एंड गेट्स सेपरेटेड आउट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं। देखो आपको पता है गैमीट्स क्या होते हैं, ठीक है, गैमीट्स में आप पढ़ते हो मेल एंड फीमेल गैमीट, और जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स के केस में पोलन है, ठीक है, और पोलन के साथ आपका जैसे स्टिग्मा है, ठीक है। तो मेल इंटू फीमेल, एक एन यहां से आएगा मेल से, एक एन फीमेल से आएगा, तब जाके एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी हम बनेंगे, ठीक है। अब इसमें बोलता क्या है कि जब गैमीट बनते हैं, ऐसे तो ये ऐसे पड़ा होता है विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड, बट जब गैमीट बनते हैं तो आपके मेल में एक ही हो सकता है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, और फीमेल में भी एक ही एलील हो सकती है, फिर जाके चाहे ये मिल जाएंगे, है ना। तो मेल और फीमेल जो आपके गैमीट्स है उसमें सिर्फ एक ही एलील होगी, और वो क्यों होती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, ठीक है। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो बेटा गैमीट की प्योरिटी को बचाने के लिए जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होता है, एलील जो है वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है, ठीक है। तो यही बोलता है ये लॉ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, जो कि दो लॉ दिए थे, तो सेकंड लॉ हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, सबसे पहले तो इसमें आपके दो ट्रेड्स की बात होगी, है ना। इससे पहले बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी आप सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहे थे जो कि था प्लांट हाइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आप एक ही करेक्टर की बात कर रहे थे जो कि था प्लांट हाइट। यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपके दो करेक्टर्स की बात होगी। अब देखो, एक आप हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है ना, या आपका कोई हस्बैंड है, या मान लिया मैं हूं और मेरा हस्बैंड है, ठीक है, जो कि अभी नहीं है, हो जाएगा लेकिन, ठीक है, इमेजिन करो, ओके। सो अब मैं बोलूंगी कि नहीं, आई एम अ इंडिपेंडेंट लेडी,
ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि मैं अपना कमाऊंगी, अपना जाऊंगी, जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, है ना। वो एक होता है ना, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, अंदर जाऊं बाहर जाऊं, किसी के साथ जाऊं अकेले जाऊं, आपको क्या, है ना। तो वही है इंडिपेंडेंट, ठीक है। बोलते हैं ना, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो वही वाला इंडिपेंडेंट है ये। तो जब दो जीन्स होती हैं, मान लिया एक्स जीन है, वाई जीन है, ठीक है। ये एक्स जीन जो है ये सीड की शेप को गवर्न कर रही है, ठीक है। और ये है सीड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर। तो ये दोनों अभी साथ में है, साथ में है, सीड के ही है दोनों करेक्टर। लेकिन सीड कलर को सीड शेप बोलता है ए, मैं इंडिपेंडेंट हूं, जैसा तू करेगा मैं वैसा नहीं करूंगा, मेरी अपनी मर्जी है, मैं किसी के साथ भी जाऊं। मान लिया, अब देखो, जो सीड शेप है वो या तो राउंड होती है या रिंकल्ड होती है ना। इसको समझते हैं बेटा। सीड शेप की अगर हम बात करें, बीज के आकार की, तो वो या तो राउंड होती है या तो रिंकल्ड होती है ना। जहां पर राउंड जो है वो आपका डोमिनेट करेक्टर है ना, और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव करेक्टर है, राइट। अब सीड के कलर की हम बात करें बेटा, तो सीड का कलर भी दो टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है येलो, मोस्टली येलो होता है, और एक होता है हरा ग्रीन, ठीक है। अब येलो आपका यहां पर डोमिनेट करेक्टर है और रिसेसिव करेक्टर है ग्रीन, ठीक है। अब एक जीन एक्स जीन है सीड शेप के लिए, और वाई जीन है आपकी सीड कलर के लिए, ओके। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि ये दोनों जीन्स जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट है। कैसे? मान लिया अगर राउंड डोमिनेट का मन है, ठीक है, राउंड डोमिनेट ना एकदम घमंडी है, वो बोलता है मैं डोमिनेट हूं तो मैं डोमिनेट के साथ ही घूमूंगा, ठीक है। होते नहीं है सीरियल्स में कि ये हमारे लेवल के नहीं है, इनके साथ दोस्ती मत करो, इनके साथ घूमो मत, तो वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। डोमिनेंट राउंड जो है घमंडी है, वो बोलेगा कि उसको अपनी ही बिरादरी के, अपने ही रिच लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, ठीक है। तो राउंड बन गया येलो, ठीक है। राउंड किसके साथ चला गया बेटा? राउंड चला गया येलो के साथ, जहां पर आपका राउंड भी डोमिनेट है, येलो भी डोमिनेट है, ठीक है। लेकिन रिंकल्ड ने बोला, ठीक है, जो रिंकल्ड था आपका, लेकिन जो आपका ये वाला डोमिनेट है, देखो राउंड चला गया येलो के साथ, है ना। लेकिन ये जो येलो है ना, ये अमीर तो है, लेकिन ये बोलता है कि यार मैं ना सबको अपना दोस्त समझता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तेरे साथ ही घूमूंगा, कि मैं भी डोमिनेट तू भी डोमिनेट तो हम सारे मिलके घूमेंगे, ठीक है। हमें औरों को भी अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। तो ये जो येलो है, इसने क्या किया, इसने रिंकल्ड को बोला कोई बात नहीं, तू रिसेसिव है तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ जाऊंगा, ठीक है। तो क्या बन गया, येलो उसके बाद क्या हुआ, रिंकल्ड के साथ चला गया, ठीक है। अब रिंकल्ड ने बोला कि मैं अपने दोस्त को क्यों छोड़ूं, है ना, माना मुझे ये मिल गया है, मैं तो ग्रीन के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो बन गया ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो सबके पास अपनी अपनी मर्जी थी चूज करने की, ठीक है, कि किसको किसके साथ कंबाइन करना है, ठीक है। सब इंडिपेंडेंट है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, येलो रिंकल्ड, है ना, आपका ग्रीन रिंकल्ड, या आपका येलो राउंड, है ना, राउंड येलो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि ये अगर डोमिनेट के साथ जाएगा तो इसको रिसेसिव के साथ ही जाना पड़ेगा, ये डोमिनेट रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, रिसेसिव भी आपस में दोस्त बन सकते हैं। तो यही बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि सबके पास अपनी इंडिपेंडेंस है, अपनी स्वतंत्रता है, कि वो किसी के साथ भी इनहेरिट कर सकते हैं। अब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। It states that gene for one trait will not inherited together with gene for another trait, है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो एलील है एक ट्रेड के लिए वो दूसरे ट्रेड के जैसा ही परफॉर्म करे, कि मान लिया सीड शेप का कलर है, सीड शेप का मन है कि उसको डोमिनेट रहना है, राउंड ही रहना है, ठीक है। तो सीड कलर जो है, ठीक है, वो इसके ऊपर नहीं चलेगा कि तू डोमिनेंट है तो मैं भी डोमिनेंट ही चूज करूंगा, ठीक है, कि मैं भी येलो ही चूज करूंगा। वो बोलेगा नहीं यार, मुझे अपना ग्रीन चूज करना है, तो क्या बन जाएगा वो,
येलो येलो, मुझे रिंकल चूज करना है तो येलो रिंकल्ड बन जाएगा, है ना, या आपका राउंड ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके के जो है आपके जो कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये लॉज जो है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मैंने आपको सीड शेप, है ना, सीड कलर, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ बताया बेटा, ये मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे क्या होते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे हम पनेट स्क्वायर से जो है सारे कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, कैसे हम सेल्फिंग करके F2 जनरेशन के कॉम्बिनेशंस को निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूं, ठीक है, रिलेटेड टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वॉज बॉर्न इन ईयर। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक का जन्म कौन से साल में हुआ, और अगर ये है 1866, 1856, 1905, 1900, तो बेटा 1866 में मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था, ठीक है, 1866 में। 1856 की अगर हम बात करें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड, राइट। अब 1905 की बात करें तो 1905 में बेटसन ने जेनेटिक टर्म को क्वाइन किया था, ठीक है, क्वाइन द टर्म जेनेटिक्स, ओके। जो एक्चुअल में रियल जेनेटिक्स का जन्म हुआ वो हुआ 1900 में, ठीक है, जब एक्चुअल में जेनेटिक्स को रिकॉग्निशन मिली कि हाँ ये होता है, ये कुछ है। उसके 5 साल बाद उसका नामकरण हुआ जो कि बेटसन ने किया, है ना, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट टाइमलाइन फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो थे हाइब्रिडाइजेशन के वो कब से कब तक चले, 1865 to 1866, 1856 to 1869, 1905 to 1919 या 1856 से 1863। तो मैंने आपको इसी लेक्चर में ये बताया है, जल्दी से आप बता दीजिए। सो द राइट आंसर इज मेंडल ने अपना काम कब शुरू किया था, 1856 में किया था, है ना, और 1866 में तो पब्लिश भी कर दिया था, तो 1869 तो नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज 1863 तक किया था, ठीक है, उसके 3 साल बाद उनका काम जो है वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। सो जो उनका पेपर था बेटा, ठीक है, जो 1866 में पब्लिश हुआ उसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई पी में काम किया है तो पी से रिलेटेड कुछ पेपर का नाम होगा, लेकिन उन्होंने अपने पेपर का नाम क्या रखा था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मेंडल यूज्ड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मेंडल ने जो है वो पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्योंकि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप था, जी हाँ, एनुअल क्रॉप था, शॉर्ट ड्यूरेशन था। क्या वो सेल्फ पॉलिनेटेड था, जी हाँ, सेल्फ पॉलिनेटेड था, उसमें आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवा सकते थे, क्लिस्टोगैमी उसमें था। क्या उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, जी हाँ, उसमें क्लियर कट विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। और ये सारे के सारे रीजंस जो हैं वो मेंडल ने चूज किया था पी को, इन सब रीजंस की वजह से। तो ऐसे ही आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा फाउंडेशन बैच ले सकते हो उड़ान का, जिसमें मैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छे से कवर करती हूँ। आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। कूपन कोड आप यूज कर सकते हो Y781, ठीक है, ये कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में इसमें एनरोलमेंट मिल सकती है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर महापैक की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर महापैक हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन। तो बेटा अगर आप एग्रीकल्चर महापैक लेते हो तो आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेगी 1 साल तक, जिसमें आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और डिफरेंट बैचेस रहेंगे। इसके साथ ही आपको मिलता है लाइव क्लासेस के साथ साथ मोर देन 2000 टेस्ट सीरीज, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती है बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लियर किया गया है।
इसके साथ ही आपको मिलती है ई बुक्स, बहुत सारा मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल रहेगा और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर के लिए है, ठीक है। इसके साथ ही मेरा फाउंडेशन बैच भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए। ये हमारी YouTube क्लासेस के शेड्यूल्स हैं जो सुबह 10 बजे से लेके शाम रात को 9 बजे तक जो है कंटिन्यूसली YouTube पे हमारी क्लासेस चलती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर खत्म करती हूँ, संपन्न करती हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाऊंगी। क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कौन सा क्रॉस प्रूव करता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस? कमेंट में लिख के बताइए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब तक के लिए आपका इंतजार रहेगा। अगर आपको मुझसे फाउंडेशन बैचेस चाहिए उड़ान के, और इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है कि मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर के साथ कि क्या आपको और इसमें चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मैं इसमें और ऐड करूं, ठीक है। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।